अच्छा, अब हम आज जो करेंगे वो पेल्स इक्वेशन। देखिए, पेल्स इक्वेशन को समझने से पहले ऐसा देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 10, ठीक। इस 10 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है, जो कि 3 का स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह से इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं और फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें जो है वो 4 मिल रहा है, जो कि 2 का स्क्वायर है, ठीक। ये प्रॉपर्टी जो है कि उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें और उसके हाफ में से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये प्रॉपर्टी जो है वो 10 में है। 10 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है 290, बीच में कोई नंबर ऐसा नहीं। 290 एक ऐसा नंबर है कि जिसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। और फिर सर 290, आप कुछ लिख रहे हैं? जी मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, स्क्रीन ही सर शेयर। जी जी। सॉरी भाई। तो ये जो है वो मैंने लिखा है पेल्स इक्वेशन 10 माइनस, यानी कि इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पेल्स इक्वेशन नहीं, पहले मैं आपको कुछ इसका जो है बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ। 10 एक नंबर हमने कंसीडर किया है। ये जो 10 एक नंबर है, इसमें ये प्रॉपर्टी है कि जब उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है, और जब 2 से डिवाइड करके एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी परफेक्ट स्क्वायर आता है। 10 के अलावा ये प्रॉपर्टी फिर आगे चल के और नंबर्स में मिलती है। तो जो नेक्स्ट नंबर है 10 के बाद वो है 290। 290 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 289 मिलता है, जो कि 17 का स्क्वायर है। और 290 को हम 2 से डिवाइड करके इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 144 हो जाता है, जो कि 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये और बड़ा नंबर कौन सा होगा, अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि और कौन सा इसके बाद बड़ा नंबर हो सकता है, तो जाहिर है कि ये तो 10 के बाद ही इतनी बाद आया और इसके बाद पता नहीं कब आएगा। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम ये अस्यूम कर लें कि R वो नंबर है कि जिसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करने से एक स्क्वायर आता है, और उसको 2 से डिवाइड करके 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर जो है वो भी स्क्वायर आएगा। तो R में से जब हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो एक स्क्वायर नंबर आया, एक्स स्क्वायर, वेयर x इज एन इंटीजर। x जो है वो आपके पास एक इंटीजर, ठीक है। और इसी तरह से जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो r डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा, ये भी एक, ये इसको y स्क्वायर कह देते हैं, वेयर y इज एन इंटीजर। अब r निकालना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि x और y निकाल लेंगे तो भी हमारे पास r आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको हम सॉल्व करते हैं और इनको सॉल्व करके हम क्या करते हैं कि r को एलिमिनेट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 से r की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ रख दीजिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स 2 वाई स्क्वायर। या ऐसे कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर इक्वल्स 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कहाँ तलाश करेंगे, हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तलाश करेंगे मतलब इंटीजर्स में, क्योंकि इंटीजर्स हैं
तो ये, और क्योंकि ये नॉन लीनियर है तो इस वजह से ये एक नॉन लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन आ गई। डायफेंटाइन इक्वेशन, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व हम कर लें तो हमारे पास जो है वो और सॉल्यूशंस जो है वो इसके आ सकते हैं। जैसे कि इसका सॉल्यूशन जो है, एक क्या है, 2 और 3 है पहला सॉल्यूशन, यानी कि इसका बेसिक सॉल्यूशन जो है वो 2 और 3 है कि x की जगह जब हम 3 रख रहे हैं तो 3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 स्क्वायर ये 1 होगा, ठीक है ना। 3 स्क्वायर 9 होता है और 2 स्क्वायर 4, ये 8, 9 माइनस 8 1 आ गया, ठीक है। और दूसरा सॉल्यूशन जो है वो 17 और 12 है, तो 17 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 12 स्क्वायर इक्वल्स 1। 17 स्क्वायर 289 होगा, 12 स्क्वायर 144, 2 मल्टीप्लाई 144 288, सो 289 माइनस 288 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये भी इस तरह से और नंबर्स, अब हम ये देखेंगे कि और नंबर्स जो है वो किस तरीके से निकलते हैं। यहाँ से जो है वो एक्चुअली जो है वो पेल इक्वेशन जो है वो बनती है कि यानी इस तरफ की या इस तरह की जो इक्वेशन हो उनको पेल्स इक्वेशन कहते हैं। तो ये भी जो है डायफेंटाइन नॉन लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है और ये भी एक पेल इक्वेशन है, पेल्स इक्वेशन। ये नाम जो है पेल का, यानी इस इक्वेशन का नाम पेल ये एक्सीडेंटली पड़ गया था और ये नाम जो है ऑयलर ने दिया था। एक्चुअली पेल का इस इक्वेशन को बनाने में या इस जैसी इक्वेशन को बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस इसका नाम पेल। पेल एक मैथमेटिशियन था, लेकिन उसने काम किए थे दूसरे, लेकिन किसी गलती की वजह से या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऑयलर ने इस टाइप की इक्वेशंस का नाम पेल इक्वेशंस रख दिया और अब उसके बाद से इसको पेल्स इक्वेशन कहते हैं। एक्चुअली ये पेल ने नहीं बनाई थी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। ये इक्वेशन जो है, इस तरह की इक्वेशंस पेल ने नहीं बनाई थी। अच्छा, ये अब यहाँ पे जो ये 2 है, ये 2 कुछ और भी तो हो सकता है। जैसे कि हम ये इक्वेशन किस तरीके से प्रोड्यूस की, यानी हमने कहा कि इक्वेशन को उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया और वो परफेक्ट स्क्वायर आया, और 2 से डिवाइड करके 1 सब्ट्रैक्ट किया तो परफेक्ट स्क्वायर आया। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम ये कह दें कि हम जो है वो 3 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि वो जो नंबर है उसमें से ऐसे ही माइनस कर रहे हैं और 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट जो है वो यहाँ पे जो है वो इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स 1। तो यहाँ पे 3 भी हो सकता है, तो भी इसका हमें सोल्यूशन मिल सकता है। तो इन जनरल जब हम लिखते हैं हाँ एक्स स्क्वायर माइनस एन वाई स्क्वायर इक्वल्स 1, ये है जनरल फॉर्म पेल्स इक्वेशन। अब हमें ये जो पेल इक्वेशन का है, असल में करना क्या है, इस पेल इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि पेल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन चाहिए। पेल इक्वेशन का सोल्यूशन हमें कब मिल सकता है, किन कंडीशंस में पेल इक्वेशन का सोल्यूशन हमें मिलेगा। तो देखिए, एक केस देखते हैं कि जब है एक्स और वाई का जीसीडी, ये जरूरी नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं यहाँ पे नहीं कही है। इत्तेफाक से नजर आ रहा है इन दोनों में ऐसा है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है कुछ। एक्स और वाई के लिए जो है वो ऐसी कंडीशन नहीं है, ठीक है। यानी कि अब हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ पेल्स इक्वेशन। तो ये जो पेल्स इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये डिपेंड कर रहा होता है एक्चुअली एन के ऊपर। जैसे एन 2 था तो आपको नजर आ रहा था कि सॉल्यूशन जो है वो 2 और 3 आ रहे, 3 और 2 आ रहे थे, और
जो है फिर उसके अलावा इसमें वो भी आ रहा था, यानी कि इसका मतलब है कि इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसमें भी, एक दो सॉल्यूशंस नहीं होंगे, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन इसमें फाइनाइट सॉल्यूशंस भी होते हैं। अब फाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं और इन्फिनिट मैनी भी होते हैं। तो पहला केस देख लीजिए कि व्हेन n इज इक्वल टू 0, जब n की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा। तो जब n की वैल्यू 0 होगी तो देन तो फिर तो y कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिट मैनी वैल्यूज होंगी y की, क्योंकि n 0 हो जाएगा तो y जो भी रखेंगे आप उसको सेटिस्फाई कर देगा। देन n सॉरी देन x स्क्वेयर माइनस 0 टाइम्स y स्क्वेयर इक्वल्स 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वेयर इक्वल्स 1, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। x की वैल्यू जो है यहाँ पर प्लस माइनस 1 होगी विथ आर्बिट्रेरी y। ठीक है, आर्बिट्रेरी y होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो सॉल्यूशंस होंगे ये एक दो नहीं, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे ये भी, यानी n की वैल्यू 0 है तो ये इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। व्हेन n इज इक्वल टू -1, जब n -1 हो देन x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स 1। यही आएगा ना n की वैल्यू -1 से, n की जगह जब -1 रख देंगे तो x स्क्वेयर प्लस। तो अब ये इसमें इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन नहीं आ सकते। क्या सॉल्यूशन आएंगे, जब x 0 होगा तो y प्लस -1 होगा, यानी कि 0 कॉमा प्लस -1। एंड जब y 0 होगा तो x प्लस -1। भाई यही सॉल्यूशंस होंगे, तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी कि जब n -1 होगा तो हमारे पास यहाँ पर ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा एक केस देखें, व्हेन n इज लेस देन और इक्वल टू -2। n जो है वो -2 से कम हो या -2 के बराबर, तो यानी कि इसका मतलब नेगेटिव भी है और -1 भी नहीं, 2 से। ठीक है, हाँ इस तरह से नंबर्स हैं। ठीक है, देन तो ऐसी सूरत में ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर -n वाई स्क्वेयर इक्वल्स 1 है। तो अब क्योंकि ये नेगेटिव ही नंबर है, ठीक है, तो अब देखें, चले ऐसा करते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें वैसे समझा देता हूँ। n अगर -2 ले लिया, ठीक है, तो इफ x n इज इक्वल टू -2 देन तो x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू। अब मुझे बताएं क्या सॉल्यूशन पॉसिबल होगा इसका। सिर्फ y 0 ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और हमारे पास रास्ता ही नहीं है, क्योंकि y तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये कोएफिशिएंट 2 है, क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं। तो इसका मतलब है कि ये अगर y नॉन जीरो हो गया तो ये वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, इसको कभी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमेशा यहाँ पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा और वो होगा x प्लस -1 होगा, y 0 होगा। इवन ये कि आप देखें इफ n इज इक्वल टू -3 ले लें तो भी यही होगा, देन x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर इक्वल्स 1। तो यहाँ पे x प्लस -1 होगा y 0 पर, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं। तो भी हमें इस तरह से ट्रिवियल मिल रहा है। कब मिल रहा है ट्रिवियल, जब x, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल
n less than or equal to -2, we have -1, 0। सिर्फ यही सोल्यूशन हमें मिलेगा बस, और कोई से नहीं मिलेगा। ठीक है, 0 भी हो गया, -1 भी हो गया, और -2 से सारे छोटे नंबर हो गए। हमने देखा कि 0 पे सिर्फ ऐसा हो रहा है कि हमें इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं क्योंकि y आर्बिट्रेरी है, लेकिन उसमें x जो है प्लस होगा 1 या फिर -1 होगा, और पॉसिबिलिटीज नहीं। बाकी में हमें फिक्स्ड सॉल्यूशन मिल रहा है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल रहा है, इन्फिनिट मैनी नहीं। यानी कि n की वैल्यू 1 हो रही है तो भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, और n की वैल्यू अगर जो है वो n की वैल्यू -1 हो रही है या फिर -2 या इससे छोटी हो रही है, तो भी हमें फिक्स्ड सॉल्यूशन है। -1 पे ज्यादा सॉल्यूशन है, और -2 और उससे कम पे सिर्फ जो है ये फिक्स सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन होंगे, एक 1,0 और एक -2। ठीक है, तो अब इसके बाद दूसरे केसेस देखते हैं। वो दूसरा केस ये कि एक और केस कि व्हेन n इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव का तो केस हमने लिया ही नहीं था। ठीक है, when n is greater than 0 and perfect square। n जब ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो, से n इज इक्वल टू m स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है तो जाहिर है किसी का स्क्वायर होगा, तो हमने m स्क्वायर कह दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस n की जगह लिख दिया m स्क्वायर टाइम्स y स्क्वायर इक्वल्स। तभी क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर कर लेंगे, तो x माइनस एम एन एम वाई सॉरी x माइनस एम वाई टाइम्स x प्लस एम वाई इक्वल्स 1। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 1 के बराबर है तो अब क्या करें, जल्दी बताइए क्या होगा ये। अगर x स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर यानी x माइनस एम वाई टाइम्स x प्लस एम वाई इज इक्वल टू 1 है, तो इसका क्या मतलब होगा, दोनों 1 के इक्वल हो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कुछ और होगा। 1 से डिवाइड करके फायदा क्या होगा, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होंगे, ऐसा कुछ। दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। हाँ, ये बात तो सही है, दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। लेकिन उससे फायदा क्या होगा अगर ये पता चल गया दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो कुछ काम नहीं बन रहा इससे। वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन इस तरह की चीज आपको पहले भी बताई थी, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ लीजेंडर सिंबल में। अगर ये 1 के इक्वल हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये 1 के इक्वल है, ठीक है, तो ये 1 के इक्वल नहीं होगा, या वो होगा या ये होगा, तो इसका मतलब तो ये है कि एक होगा एक नहीं होगा। तो एक नहीं होगा, अगर इसको आपने 1 ले लिया तो इसकी जगह 1 रख देंगे, तो दूसरा भी दोनों के बराबर आएगा। दोनों को 1 के इक्वल। तो अगर इसको आपने 1 ले लिया x प्लस एम वाई को, दोनों को 1 के इक्वल दूसरा 1 के बराबर आ जाएगा, दोनों 1 के बराबर होंगे। बस बस हो गया काम, दोनों 1 के बराबर होंगे। कुछ और बताएं। देखिए, ये मैंने इससे पहले भी बताया था कि जैसे लीजेंडर सिंबल में हमने पढ़ा था कि दो जो है वो लीजेंडर सिंबल्स का प्रोडक्ट अगर 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि या तो दोनों 1 होंगे या दोनों -1 होंगे। याद आया, दोनों -1 होंगे तो भी 1 आ जाएगा, और दोनों +1 होंगे तो भी 1 आ जाएगा। याद आया ये, ठीक है ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि x माइनस एम वाई इक्वल्स 1 एंड x प्लस एम वाई इज इक्वल टू 1, और दूसरा सिस्टम होगा x माइनस एम वाई इक्वल्स -1 एंड x प्लस, यहाँ y नहीं लिखा है, प्लस एम वाई, x प्लस एम वाई इक्वल्स -1। दोनों 1 होंगे या दोनों -1 होंगे। अब ये सिस्टम्स आ गए दो, इन सिस्टम्स को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब यहाँ भी एग्जैक्ट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो ये इसको सिस्टम ए कह दिया, इसको सिस्टम बी कहते हैं। वी कैन गेट exact solution, we can get exact solution by solving systems of linear equations, equations A and B। दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई तो बहुत सारे केसेस तो पहले ही गायब हो गए। n की वैल्यू 0, कोई मसला नहीं है। n की वैल्यू -1, ये भी पता है। n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2, ये सारे भी यही एग्जैक्ट यही सोल्यूशन होंगे कुछ। और n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 में अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो भी मसला नहीं है, आप इस तरह से निकाल लेंगे, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करके निकाल लेंगे। इन्फिनिट मैनी नहीं होंगे, फाइनाइट ही सोल्यूशन होंगे कोई भी। अब बात ये होती है कि अब एक ही केस रहता है, n ग्रेटर देन 0 और स्क्वायर फ्री हो जाए। ठीक है, स्क्वायर फ्री समझते हैं क्या चीज होती है? फॉर परफेक्ट स्क्वायर ना हो या कुछ और होता है, कोई बताएगा? स्क्वायर फ्री किसे कहते हैं? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर ना, देखिए फर्क है दोनों में। 16 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। 12 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन वो स्क्वायर फ्री भी नहीं है। हाँ क्योंकि उसमें 2 स्क्वायर आ रहा है। जी, इस वजह से वो नहीं है। तो इस वजह से हम बात करेंगे स्क्वायर फ्री की। स्क्वायर फ्री जैसे 15, जैसे 6, 3, 2, इस तरह के नंबर, 7, 10 भी स्क्वायर फ्री होते हैं। प्राइम तो सारे होते हैं, इसके अलावा दूसरे भी होते हैं। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस, तो वो जो इक्वेशन हमारे पास आ रही थी x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स 1, इसमें ये 2 जो है ये आप देख लेंगे ये क्या है, n है। तो n ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, फॉर नॉन ट्रिवियल एंड इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस वी टेक n is equal to square free integer। स्क्वायर फ्री इंटीजर, ठीक है। तो हम स्क्वायर फ्री इंटीजर लेंगे। तो फिर जो है स्क्वायर फ्री इंटीजर लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करने वाले हैं कि हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस n वाई स्क्वायर इक्वल्स 1। इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, या इसमें कोई स्क्वायर जो है वो मौजूद नहीं है। तो इस तरह से जो है वो हम एक स्क्वायर फ्री इंटीजर इसमें ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम नॉन ट्रिवियल भी होना चाहिए और एग्जैक्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें जो है वो हमारे पास है।
तो इसमें जो है वो अब आप ये देखिए कि अच्छा, दूसरी एक और चीज आप ये देखें, इन तमाम चीजों में जो आपने देखा है, ये ऑब्जर्व करें, अगर x की वैल्यू +1 सोल्यूशन है तो -1 भी सोल्यूशन है। और ये सब किस वजह से हो रहा है? क्योंकि स्क्वायर है। कहीं भी अगर x सोल्यूशन है तो -x भी सोल्यूशन होगा, कहीं पे y सोल्यूशन है तो -y भी सोल्यूशन होगा, यानी कि 1 सोल्यूशन है तो -1 भी होगा और -1 है तो +1 भी होगा। तो इस वजह से अब माइनस की इंपॉर्टेंस नहीं रही, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर है तो नेगेटिव वाला भी सोल्यूशन, तो ये +-1,0 के बजाय 1,0 लिखेंगे और -1,0 ऑब्वियस है इसमें, तो वो नेगेटिव साइन उसका जो है उसका सोल्यूशन होगा ही। तो ये न सिर्फ ये कि ये इन जो ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं और एग्जैक्ट सॉल्यूशन है उनमें नजर आ रहा है, बल्कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि वेरिएबल जो है उनके ऊपर स्क्वायर है। तो अगर कोई इसका सॉल्यूशन r है तो इसका मतलब है कि -r भी सोल्यूशन, यानी कि x अगर सॉल्यूशन है x, y, तो इसका मतलब है -x, -y भी सोल्यूशन होगा। यह हमेशा क्वाड्रुपल की सूरत में होगा, यानी कि अगर पॉजिटिव a भी सोल्यूशन हो गया, आपने देख लिया कि a और b इसका सोल्यूशन आ गया, तो इसका मतलब है कि एक a, -b भी सोल्यूशन होगा, एक -a, b भी सोल्यूशन होगा और एक -a, -b भी इसका सोल्यूशन होगा, और a, b तो था ही। तो हमेशा ये 4 होंगे। तो हमेशा इसका सोल्यूशन जो है पेल्स इक्वेशन का सोल्यूशन एक क्वाड्रुपल की फॉर्म में होगा, जिसमें ये 4 चीजें हैं। क्योंकि हमेशा पता है कि क्वाड्रुपल की फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब है बाकी सब हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमारे लिए पॉजिटिव वैल्यू ही इम्पोर्टेंट है, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि बाकी के बारे में पता है कि वो उसी तरीके से होगा। ठीक है, जैसे ये जो होता है, अगर इसका सोल्यूशन हम ये कहते हैं कि जो है x² - ny² जो हमारे पास है, अगर इसके सोल्यूशन a और b हैं, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो a² - nb² ये इसका सोल्यूशन है। अगर तो ये इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो ये हो जाएगा a - या b, चलें पहले b² n टाइम्स a + b² n। ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि ये जो नंबर है a + b² yields जी क्या हुआ, a² माइनस, अच्छा ठीक, समझ में आ गया आपके? The solution of x² - ny² = 1। तो ये इसका जो है वो सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक लेमा देखते हैं। कोई क्वेश्चन जी पूछना चाह रहे हैं कोई? जी सर, मैं जी जी पूछ। सर। सर ये आपने जैसे लिखवाया कि n जो है वो स्क्वायर फ्री इंटीजर है, तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो फिर वो इंटीजर ही होगा, क्योंकि नहीं इसमें इंटीजर स्क्वायर नहीं, तो कोई नहीं 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 इंटीजर नहीं होगा। तो सर हम हाँ, मतलब हम तो वैसे इस मतलब मेरे दिमाग में ये था कि हम सिर्फ इंटीजर्स से बिल्कुल इंटीजर सोल्यूशन, इंटीग्रली डील कर रहे सोल्यूशन हैं, देखते हैं। तो बिल्कुल मतलब आंसर तो फिर नहीं नहीं, आंसर सोल्यूशन इसका तो ये फिर है, ये a और b है। इफ a and b आर सॉल्यूशंस। जी n नहीं, ये भी इंटीजर ही है। √n तो जाहिर है कि वो तो उसमें डेसिमल में आएगा, एक इरेशनल नंबर है √n। ये सोल्यूशन, ये देखें, ये नहीं कह रहे कि ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन देगा जिसमें a और b सोल्यूशन होंगे।
x और y की वैल्यू सोल्यूशन है, तो जब भी जो x की जगह a रखा है, y की जगह b रखा है, हम इसको सोल्यूशन थोड़ी कह रहे हैं। इसको सोल्यूशन कहेंगे तो a की जगह x की जगह ये a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ n रखना पड़ेगा, वो थोड़ी हम काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? जी ठीक है सर। जी सर समझ आ गई सर। एक और बात, अभी ये सारे इसके केस खत्म हो गए, अभी हम एक और केस भी इसका होना चाहिए ना, जिसमें हो मतलब n स्क्वायर इंटीजर हो, मतलब इसमें हो स्क्वायर्स हो, क्योंकि हमने n की तो सारी पॉसिबिलिटीज नहीं देखी। वो इसी में आ जाता है। अगर वो स्क्वायर जो है वो मतलब एक स्क्वायर वाला तो ये हमने देख लिया था ना, ये परफेक्ट स्क्वायर। नहीं सर, जैसे अगर 12 है जैसे, हाँ, तो वो तो 3 इसमें 4 या इसमें आ जाएगा ना वो। तो वो असल में जो है वो उसमें जो 12 जो होता है ना, तो वो 3 स्क्वायर रूट ऑफ ये जो है आप 3 इंटू 4 स्क्वायर कर देते, 2 स्क्वायर कर देते हैं जी। 12 जो है 12 जो है ना वो 3 इंटू 2 स्क्वायर होता है ना, तो इसमें वो 3 जो है वो आ रहा है ना एक स्क्वायर रूट वाला, तो ये वही वाले केस में कंसीडर हो जाएगा। तो इसको अलग से कंसीडर नहीं करते, सिंप्लीफाई होके उसी तरह से बन जाता है। यानी जिसकी आप बात करिए ना 12, तो ये जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये 2 स्क्वायर तो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए हम इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। बात समझ में आई है? नहीं सर। मैं कैसे बताऊं, देखें, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 वाई स्क्वायर इक्वल्स 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाई स्क्वायर इक्वल्स 1। तो बस इसकी इंपॉर्टेंस है, ये तो हमारे पास 2 जो है ये अलग हो गया, तो यही वाला केस इसमें आ जाएगा। ठीक ठीक है है, सर, अब समझ आ गई। तो इस वजह से हम उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक लेमा देखते हैं। लेमा है 13.14। इसमें कह रहे हैं कि इफ R and S yields solutions of Pell equation, of Pell's equation, x square minus n y square equals 1, where n is greater than 0 and is square free. Square free. Then so does RS. RS भी ऐसा। ठीक है, तो R और S इसके सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो भी एक सोल्यूशन बताएगा। सोल्यूशन अगर कोई बता रहा हो तो कि इसका मतलब क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ n जो है ये सोल्यूशन इसको बताता है इस फॉर्म में। तो अगर R और S जो है सोल्यूशन बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि R और S किस फॉर्म में होंगे,
आर इस फॉर्म में होगा, ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ एन के फॉर्म में होगा। आर खुद सोल्यूशन नहीं है, ये बात ध्यान में रखें, आर एक्स की जगह नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ये सोल्यूशन बता रहे हैं कि उसमें ए और बी ऐसे होंगे जो सोल्यूशन दे रहे होंगे। एंड और एस जो है वो हम ले लेते हैं सी प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इनका प्रोडक्ट जो होगा ये भी सोल्यूशन दे रहा होगा। तो ये प्रोडक्ट अगर a प्लस बी रूट एन की फॉर्म में आ जाएगा तो इसका मतलब ये भी सोल्यूशन दे रहा होगा, जबकि a और b जो है वो क्या है, इंटीजर्स है। नाउ rs इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें, a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ एन टाइम्स c प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो a मल्टीप्लाई बाई c ए सी हो जाएगा, प्लस a मल्टीप्लाई बाई डी ए डी रूट एन। इस तरह से ये हो जाएगा बी सी रूट एन, फिर हो जाएगा बी डी एन। देखिए ये जो है और ये बगैर एन रूट के, तो इसको ऐसे लिख दें, ए सी प्लस बी डी एन। और ये दोनों जो टर्म्स हैं इनमें स्क्वायर रूट ऑफ एन कॉमन है, तो आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, फिर जाएगा ए डी प्लस बी सी, और ये हो जाएगा रूट एन। यहाँ पे ये अब आपने एस्यूम किया था तो यहाँ पे ये लिख दिया था कि वेयर ए बी सी एंड डी आर इंटीजर्स, बल्कि पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेते हैं, हम नेगेटिव का तो अब चक्कर नहीं, मैंने आपको बताया तो पॉजिटिव ही हम लेंगे। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यार, पॉजिटिव इंटीजर्स लिख देता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अब ये अगर इंटीजर्स हैं तो इनके प्रोडक्ट का सम क्या होता है, वो भी इंटीजर होता है, ठीक है। तो दिस yields a solution of x square minus ny square equals 1 since आप बता दें कि AC plus BDN and AD plus BC are positive integers। ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, इस वजह से ये सॉल्यूशन बना रहा हूं। ठीक है भाई, समझ में आई? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो है एक ये पहली इक्वेशन थी, यही वाली पहली वाली जो सबसे एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स 1, हमने इसमें एक सॉल्यूशन पढ़ा था कौन सा, जिसमें r की वैल्यू 10 थी। जब r की वैल्यू 10 थी तो x कितना था, x था 3 और y था 2। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम कहते हैं कि 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन दे रहा है, जो सॉल्यूशन ये x है और ये y, ये सॉल्यूशन जो है वो 3 और 2 है। इसी तरह से s जो है दूसरा सॉल्यूशन 290 पे आया था, तो 290 पे जब आया था, ये शुरू की बात बता रहा हूँ पहले, ठीक है ना। यानी कि एक हमने लिया था ये 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, और दूसरा था 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 2 स्क्वायर, और दूसरा था 290 डिवाइडेड बाई 290 माइनस 1 इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, और ये 2 के लिए जब यहाँ 2 था, और 290 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। तो सोल्यूशन यहाँ पे क्या है 3 and 2, और यहाँ सोल्यूशन क्या है 17 12। तो 17 12 अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन कौन दे रहा होगा, 17 प्लस 12 रूट 2, ये दोनों सोल्यूशन दे रहे होंगे। तो अब ये जो है ये इस लेमा को यूज करते हैं, लेमा ये बताता है कि इनका प्रोडक्ट भी सोल्यूशन दे रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि RS इज इक्वल टू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 17 प्लस
12√2 मल्टीप्लाई कीजिए इसे, तो ये हो जाएगा 51, बल्कि डायरेक्ट ऐसे लिख दें AC, यानी हमारे भाई ये तो फॉर्मूला आ गया ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई n जो कि 2 है, फिर प्लस, नहीं इसमें नहीं होता, 3 मल्टीप्लाई बाई 17 होगा प्लस b मल्टीप्लाई बाई d मल्टीप्लाई बाई n, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर उसके बाद प्लस AD यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस BC यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 17 तो स्क्वायर रूट ऑफ n, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो गया 51 प्लस 48 और प्लस 3 इंटू 12 और ये हो गया 51, 12 प्लस 51 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 51 प्लस 48 कितना हो गया 19 जी, हाँ 31 सही, अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, कैसे लिख दिया ये, चलो इसको सही कर देता हूँ, कितना 36 प्लस 34 ये आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 99 70 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 99 और 70 भी इसका सोल्यूशन होगा, अब हमें यही पता चल गया, इससे R पता चल जाएगा अगर आप चाहें, ठीक है ना, यानी कि 99 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है, उसमें से 1 प्लस कर दें तो वो नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, यानी वो सर अगर हम जी, सर अगर अब हम जो हमारे पास ये आंसर आया आखिर में 99 प्लस 70 वाला, तो ये भी अगर हम अगेन दूसरा वाला जो R है या S है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो अगेन वो एक ऐसा देगा जो कि उसके सॉल्यूशन को यील्ड करेगा, जी जैसे हम बिल्कुल R को कह रहे हैं कि वो सही, ठीक है सर। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही होगा। 99 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा मैं समझा आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, 9801, इसमें 1 प्लस कर दें तो 9802, ये वो नंबर है कि जिसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा जो कि 70 होगा। 70, अच्छा इसके अलावा और भी इसमें होते हैं, यानी कि इनके स्क्वायर्स करते हैं तो भी ऐसे ही आता है, यानी कि अगर हम R स्क्वायर कर दें और बीच में भी हो सकता है R स्क्वायर करेंगे तो 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर कर दिया, मतलब क्या है, अगर RS मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो R स्क्वायर का मतलब है R को R से मल्टीप्लाई कर, बात एक ही है, तो ये हो जाएगा 9 + 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12√2 प्लस, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, तो ये आपके पास 17 12√2 आ गया। तो देखिए ये अगला वाला जो है इसका स्क्वायर ही है, इसी तरह 17 वाले इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको जो है वो आगे कुछ और मिल जाएगा, तो भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस तरीके से जो है अगर आपके पास से एक सोल्यूशन जो है वो आपको पता चल जाए तो उससे आप आगे जो है वो निकाल सकते हैं कि इन्फिनिट मैनी इसमें जो है ये होते हैं। अब एक लेमा और देखिए, ये समझ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, R स्क्वायर का मैंने बताया था कि R स्क्वायर असल में R इंटू R है ना, तो ये बता रहा था ये लेमा
कि अगर आपके पास ऐसे हैं तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो सोल्यूशन होगा, तो ये आर स्क्वायर भी तो सोल्यूशन उस तरह से हो सकता है। ये बताएं, 3 और 2 का 17 होगा। जैसे आपने स्क्वायर किया ना 3 + 2√2 का स्क्वायर किया, हाँ। 17 + 12√2। हाँ, वो इसका यानी आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एक्चुअली मतलब ये कि आर को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एस जो है वो भी आर ले लिया, ये किया है। यानी कि ये स्लेमा को अप्लाई किया है और इस स्लेमा में एस आर की जगह जो है एस की जगह आर की ले ली, तो भी तो सोल्यूशन आना चाहिए, लेमा तो वैलिड होगा ना, मतलब सोल्यूशन ही देना चाहिए उसको, तो इसी तरह से वो सोल्यूशन देगा। ठीक है, ब्रेक ले लें, चलें ठीक है, 11:30 बजे शुरू कर देंगे। ठीक, देखें लेमा अब लेमा 13.515, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ना तो ऑनलाइन होते हैं और ना ही जो है वो फिजिकल आ रहे होते हैं, और वो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे होते। हाँ, आप एग्जाम में और नंबर भी ज्यादा लेते हैं वो लोग। अच्छा, लेट n greater than 0 and square free ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 एंड स्क्वायर फ्री है। सपोज r is equal to a plus b square root of n, and s is equal to c plus d square root of n. Yield solutions of x square minus ny square equals 1, where a, b, c, d all are positive, then तो ये कह रहे हैं कि R जो होगा वो लेस देन S हो if and only if A लेस देन C, यानी कि अगर ये A C से छोटा हो जाएगा तो R जो होगा वो भी S से जो है वो छोटा हो जाएगा, बाकी चीजों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये सोल्यूशन जो है, जबकि R और S दोनों इसके सोल्यूशन दे रहे हैं, यानी कि A और B भी सोल्यूशन है और C और D भी इसका सोल्यूशन है। अब इसका प्रूफ देखिए, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों तरीकों से हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक मरतबा हमने लिया सपोज R इज लेस देन S, ये हमने सपोज कर लिया। अब R लेस देन S है तो हमें शो ये करना है कि A जो है वो लेस देन C होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ये क्या कर लेते हैं कि एस्यूम कर लेते हैं कि A जो है वो C से बड़ा है या बराबर है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि वो फिर असम्पशन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अगर if A is greater than equal to C, then इसका स्क्वायर भी जो होगा वो क्या होगा, C स्क्वायर से जो है वो ज्यादा होगा। ठीक, अब क्योंकि ये इक्वेशन का सोल्यूशन ये वाला है और A और B जो है उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो अगर A और B इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, ये जो x स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस ny स्क्वायर। ठीक है ना, तो A जो है वो अगर x है, ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस a स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस n b स्क्वायर and c स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस n d स्क्वायर। ठीक, दिस इम्प्लाइज, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चीज जो है बड़ी होगी और ये चीज जो है वो छोटी होगी, ये इसके मुताबिक है। दिस इम्प्लाइज कि 1 प्लस एन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन डी स्क्वायर। क्योंकि 1 पॉजिटिव है तो इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एन आपके पास जो है ग्रेटर देन 0 है, इससे दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो फर्क पड़ता है, साइन चेंज होता है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू डी स्क्वायर। हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि सो बी इज ग्रेटर देन डी। तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू सी लिया था, तो उससे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी डी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ देन एन तो एक ही हम रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सी प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ एन। बात समझ में आ रही कि जब सी जो है वो, एक मिनट, मैंने क्या लिखा है, ए इज उल्टा लिख दिया। ऐसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं ताकि गलती ना हो। ए ग्रेटर देन सी है और बी ग्रेटर देन डी है, तो हमने दोनों तरफ जो है, अब ये बी ग्रेटर देन डी है तो इसको ये भी कह सकते हैं, एक मिनट, इसको ये भी कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर रूट ऑफ एन। अगर बी स्क्वायर रूट ऑफ एन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एन पॉजिटिव होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक, ये दोनों सेम इनइक्वालिटी, ये भी ग्रेटर देन है, तो दोनों को ऐड कर दें। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू c प्लस डी स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो जब हम a को c से बड़ा ले रहे हैं या बराबर ले रहे हैं तो हमारे पास ये आ रहा है। सो दिस इम्प्लाइज, ये क्या चीज थी, ये r है, तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू s। तो जब हम a को c से बड़ा या उसके बराबर ले रहे हैं तो r ग्रेटर देन इक्वल टू s आ रहा है। ठीक है, जो कि अच्छा, ये एक मिनट है, अगर ये स्क्वायर जो है हटा देते हैं, ये होता है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, तो फिर ये हमारे पास आ गया, ये इसका स्क्वायर आ गया और फिर उसके बाद, ठीक है, क्या चीज, ये लास्ट स्टेप में जब हमने ए और सी लिखे हैं, इसके नीचे ये नहीं, ऊपर ऊपर वाले ये मिला है, कोने में लास्ट में ये दोनों इनइक्वालिटीज है ना, एक ये इनइक्वालिटी है, एक ये इनइक्वालिटी है, दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इससे छोटी चीज, यानी इस तरह से लिख सकते हैं कि a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ जी। तो इसका मतलब है कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू s आ गया। ठीक है, दिस लेस देन s तो हमने एस्यूम किया, तो सपोज किया था r इज लेस देन s, ये r लेस देन s लिया, अब शो करना है कि a इज लेस देन s, तो हमने इसके बजाय a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c ले लिया।
a is less than c शो करना है ना, तो हमने इसकी जगह क्या कर लिया, a जो है वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू c ले लिया, तो R greater than equal to S. ऐसा आ गया, तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स the fact that R is less than S. ठीक है, ये इसको कॉन्ट्रडिक्शन करता है, thus A is not greater than or equal to C. So this implies A is less than C. यही शो करना था, ठीक है। समझ में आए? Conversely, let A is less than C. हमने assume कर लिया कि A जो है वो C से कम है। अगर A C से कम है तो शो करना है कि R is less than S, ये शो करना है। तो अगर A C से कम है तो then A square is less than C square, तो A का स्क्वायर C के स्क्वायर से कम होगा, ठीक है। अगर A स्क्वायर C स्क्वायर से कम होगा तो A स्क्वायर की क्या वैल्यू है, कहाँ लिखी थी मैंने, अच्छा यहाँ, A स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस NB स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि 1 प्लस NB स्क्वायर इज लेस देन 1 प्लस ND स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 और 1 कैंसिल कर दिया क्योंकि ये पॉजिटिव है, n से डिवाइड कर देंगे, ये भी पॉजिटिव है, तो इससे ही आ जाएगा कि b स्क्वायर इज लेस देन d स्क्वायर, तो b स्क्वायर लेस देन d स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हो गया b इज लेस देन d, ये आ गया, ठीक है। अब हमें शो करना है कि r लेस देन s होगा, ठीक है। b लेस देन d आ गया और a लेस देन c है, तो अब दिस इंप्लाइज b रूट n लेस देन d रूट n लिख सकते हैं, और इसी तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा a प्लस b रूट n इज लेस देन c प्लस d रूट n। ये क्या चीज है आपके पास, r है और ये c, ठीक है जी। अगर ये एक ही हम कर ले तो काफी नहीं है, जो हम इधर से भी कर रहे हैं उधर से भी कर रहे हैं। कन्वर्सली का मतलब ये होता है कि दोनों में प्रूव करना, सर अगर एक ही करें तो क्या, उसका मतलब ये होता है कि एक पार्ट, यानी कि आपने एक जो एक वे में इसको शो कर सकते हैं, यानी अभी इसका मतलब ये है कि इस थ्योरम का मतलब ये है कि जब a c से छोटा होगा तो r s से भी छोटा, r भी s से छोटा होगा, ये एक पार्ट करने का है। लेकिन इसमें ये नहीं कह सकेंगे कि अगर r s से छोटा हो तो फिर a c से छोटा हो। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि जब r s से छोटा हो तो a भी, यानी कि दोनों तरीकों से होता है, तो ये इफ एंड ओनली, तो ये जरूरी है इसमें, इसके बगैर ये हो नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए इसमें जो है वो इसके सोल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस कैसे हम निकालते हैं। इसमें होता ये है कि अगर हमारे पास सोल्यूशन आ जाए, जैसे अब हमें पता है कि ये सोल्यूशन दे रहा है r a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ n, अब क्या करें, अब चलिए इसका स्क्वायर निकाल लिया, उसके साथ दूसरा है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो किस तरह से, मतलब इसको जनरल लिखने का भी कोई तरीका होना चाहिए जिससे हमारे पास जो है इसके सॉल्यूशंस जो है वो आ सके। तो जनरल लिखने का तरीका जो है वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एज्यूम कर लिया कि पहले तो लिखा कि लेट अल्फा एंड बीटा बी दी solutions of x square minus n y square equals 1 where n is greater than 0 and square free। स्क्वायर फ्री भी होने चाहिए और ये
इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अल्फा और बीटा इसके जो है वो सॉल्यूशंस है, ठीक है, तो ये होना चाहिए पहली इक्वेशन कि एक्स स्क्वेयर, जो हम इसे लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एन वाई स्क्वेयर, ये होना चाहिए अल्फा स्क्वेयर माइनस एन बीटा स्क्वेयर, ठीक है, ये होनी चाहिए। और जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये लिखें अल्फा स्क्वेयर माइनस एन बीटा स्क्वेयर इक्वल्स 1, तो अगर हम इसकी n पावर ले लें तो अल्फा स्क्वेयर माइनस एन बीटा स्क्वेयर इसकी पावर n, तो ये 1 आ जाएगा। चलें ऐसा करते 2 से शुरू करते हैं, या एक और इक्वल्स 1 की पावर n, जो कि 1 के इक्वल होगा। ये मैं आपको कराता हूँ, लेकिन इससे पहले एक लेमा करा दूं। असल में एक लेमा है वो, बल्कि लेमा कह रहा हूँ, थ्योरम है। ये थ्योरम हमें बता रहा है ये सारी चीजें, तो इसको ऐसे करेंगे, उसको प्रूव करेंगे तो ये चीजें कवर ही हो जाएगी, बजाय इसके कि ये मैं कराऊं। चलो, सर ये लेमा और थ्योरम में क्या फर्क है? लेमा और थ्योरम में क्या फर्क होता है? देखिए, लेमा जो होता है वो भी एक रिजल्ट होता है जिसे मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है। थ्योरम भी एक रिजल्ट होता है जिसे मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है। इसी तरह से कोरोलरी भी एक रिजल्ट होता है जिसे मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है। लेमा थ्योरम से पहले आता है, यानी कि समझ लीजिए कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो स्टेटमेंट हेल्प करता है वो लेमा कहलाता है। यानी कि थ्योरम एक बड़ा रिजल्ट होता है जिससे पहले लेमा होता है, और कोरोलरी जो है वो भी एक रिजल्ट होता है, लेकिन वो थ्योरम को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि थ्योरम का के से जो डिराइव्ड होते हैं रिजल्ट फर्दर, उनको कोरोलरी कहते हैं, और वो बाद में आते हैं। तो लेमा थ्योरम से पहले आएगा और उसका ताल्लुक उससे होगा जो उसके बाद में थ्योरम आ रहा है, और कोरोलरी हमेशा थ्योरम के बाद आएंगे और उसका ताल्लुक उनसे होगा जो उससे ऊपर थ्योरम था। ठीक है, ये फर्क होता है। प्रोपोजिशन इंडिपेंडेंट रिजल्ट होता है, मतलब उसके जरिए जरूरी नहीं है कि उससे पहले कोई लेमा हो या उसके बाद कोई कोरोलरी हो, ठीक, तो वो सिर्फ प्रोपोजिशन कोरोलरी, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली जो है वो होता है। और भी एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं एक्सियम या पोस्टुलेट। वो क्या चीज होती है? जैसे वो वेक्टर स्पेसिस बल्कि नहीं, प्रॉपर्टीज नहीं होती एक्सियम, फिर प्रॉपर्टीज कहते हैं। एक एक्सियम वो होता है, वो भी एक मैथमेटिकल रिजल्ट होता है, जैसे ये रिजल्ट है वो भी रिजल्ट है, लेकिन उसे मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। जो थ्योरम होता है उसे मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है, और लेमा को मैथमेटिकली प्रूव नहीं, सॉरी, पोस्टुलेट या एक्सियम को मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये थ्योरम देख लेते हैं। ये थ्योरम अगर कर लेंगे तो फिर ये हमारा ये कवर ही हो जाएगा। सपोज अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ n yield the least solution of x square minus ny square equals 1, where n is greater than 0 and is square free. Then the equation
has infinitely many solutions given by x is equal to, अब ये सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पहले तो ये होता था कि उसको मल्टीप्लाई करें, अब डायरेक्ट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, अगर वो लीस्ट सॉल्यूशन हो तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ n होल पावर n प्लस अल्फा माइनस बीटा रूट n होल पावर n डिवाइडेड बाई 2, इससे x की वैल्यू मिल जाएगी एंड y इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ n होल पावर n माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ n होल पावर n और डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक, अब ये जो x और y की वैल्यूज हैं ये इसके सॉल्यूशंस हैं, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं, तो अल्फा और बीटा इसके लीस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर लीस्ट सॉल्यूशन हमारे पास हो तो हमारे पास पहले इक्वेशंस के सॉल्यूशंस जो हैं वो आ जाते हैं। तो अब इसको किस तरीके से देखेंगे, ये वही चीज है जो मैं इससे पहले आपको बता रहा था। एक्सक्यूज मी, अच्छा क्या है कि अगर अल्फा और बीटा इसके सॉल्यूशन है तो x माइनस n वाई स्क्वेयर ये बराबर होगा अल्फा स्क्वेयर प्लस माइनस n बीटा स्क्वेयर इक्वल्स 1। जाहिर है कि हमारे पास जो पेल्स इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस n वाई स्क्वेयर इक्वल्स 1 है, तो अल्फा और बीटा इसके लीस्ट सॉल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इस तरह से इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये अल्फा स्क्वेयर माइनस n बीटा स्क्वेयर और इसकी पावर n ये बराबर हो जाएगा 1 की पावर n के। ठीक है, किसी भी इंटीजर n के लिए तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वेयर माइनस n बीटा स्क्वेयर और उसकी पावर n इक्वल्स 1 और ये इक्वल है x माइनस n वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर है, सॉरी लिखा नहीं मैंने, एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब इसके फैक्टराइजेशन कर लें, यानी कि अब हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस n वाई स्क्वेयर इक्वल्स अल्फा स्क्वेयर माइनस n बीटा स्क्वेयर और उसकी होल पावर है। इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर आ जाएंगे x माइनस वाई स्क्वेयर रूट ऑफ n और यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई स्क्वेयर रूट ऑफ n और यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस ये अल्फा, चलिए एक बार तो प्लस पहले लिख देते हैं, माइनस बाद में, ये तो बहुत ही बुरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखते हैं। यहाँ भी फिर मैं ये करता हूँ कि माइनस पहले लिख देता हूँ, तो अल्फा माइनस बीटा रूट n और फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा रूट n, पावर n थी तो पावर n
जो है वो दोनों में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट जो है ये 1 के बराबर है, तो हम इन्हें जो सेम है उनको इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग factors with same sign, तो ये हो जाएगा x plus y square root of n is equal to alpha plus beta square root of n full power n, और x minus y square root of n equals alpha minus beta square root of n और होल पावर n। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए और इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब ऐसा करते हैं कि इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो x plus x 2x हो जाएगा, इक्वल्स ये y रूट n से माइनस y रूट n कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ n होल पावर n प्लस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ n और होल पावर x is equal to alpha plus beta square root of n plus alpha minus beta square root of n divided by 2। ठीक है, अब subtracting 2 from 1, तो ये आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, x कैंसिल, ये ऐड हो जाएंगे तो ये जाएगा 2y स्क्वायर रूट ऑफ n इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ n इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ n इसका स्क्वायर, तो y हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ n, ये होल स्क्वायर नहीं पावर n है, सॉरी इसकी पावर n माइनस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी माइनस आएगा, बीटा रूट n और इसकी पावर n डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ n। तो इस तरह से होता है, x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं अगर हमें लीस्ट सॉल्यूशन जो है वो पता हो। ठीक है, बस लीस्ट सॉल्यूशन पता होना चाहिए तो हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखें, ये जैसे कि हमें ये पता था कि ये पहली इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स 1, ये पहली इक्वेशन थी। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या था, r इज इक्वल टू बेसिक सॉल्यूशन 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो अल्फा जो है वो 3 हो गया और बीटा जो है वो 2 हो गया। तो अब इससे जो है वो आप डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वो इस तरह से निकालेंगे कि आप लिखेंगे कि जो x है ये बराबर होगा 3 प्लस 2 रूट 2 और इसकी पावर n, n प्लस 3 माइनस 2 रूट 2 और इसकी पावर n डिवाइडेड बाई 2, एंड y होगा 3 प्लस 2 रूट 2 और उसकी पावर n माइनस
3 माइनस 2√2 इसकी पावर n डिवाइडेड बाई 2√2। अब देखिए n की वैल्यू आप क्या ले लें, n की वैल्यू 1 लेंगे तो फिर तो यही आएगा ना सर, तो कैंसिल होके फिर ये आ जाएगा। n की वैल्यू 2 लीजिए, जब n की वैल्यू 2 लेंगे तो अगला वाला जो 17 और 12 आता था वो आएगा, देखिएगा। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2√2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करें इसे, इसका स्क्वायर, अब ये क्या हो जाता है, इसको अगर खोलेंगे तो 9 ये पता है ना आपको कि a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, 4ab के, और a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, नहीं नहीं ये 4ab नहीं होता, ये 4ab तो कटता है, 2 है इसका, हाँ बिल्कुल, ये इन्होंने बताया तो मैंने वैसे ही लिख दिया, नीचे वाला बिल्कुल। तो ये होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये होता है, इसमें ये स्क्वायर वाले खत्म हो जाते हैं, तो ये होता है 4ab। ठीक है, तो क्योंकि ये इस तरह से स्क्वायर लिखा है तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर प्लस b जो है वो आपके पास ये है 2√2, तो इसका स्क्वायर तो ये जाएगा 4 इंटू 2 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 8, अच्छा 2 से 2 कैंसिल, 17, एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 इसकी पावर 2 माइनस 3 माइनस 2√2 और इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाई 2√2, और ये होता है 4a, a की जगह 3b, b 2√2 है, डिवाइड बाई नीचे भी 2√2 है, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या गया 12। तो सर अगला सोल्यूशन क्या होता है, 12, 17 एंड 12 आ गया। अब ऐसा करते हैं इसके बाद वाला भी निकालते हैं, इसके बाद वाला कौन सा आएगा, ठीक, हमें ये पता चल जाएगा इसके फौरन बाद वाला कौन सा आएगा, इसलिए फायदा होगा। n की वैल्यू 3 रखे, तो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो x हो जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका क्यूब माइनस 3 सॉरी प्लस 3 माइनस 2√2 इसका क्यूब डिवाइडेड बाई 2। अगर ये क्यूब हो तो क्या होता है, क्यूब हो तो फिर ऑड टर्म्स कैंसिल होती है, तो ये हो जाएगा, असल में ये क्यूब का सम होता है ना, तो a प्लस b होल, सर ऐसे कैलकुलेटर से कर लेते। इससे कर लें, हाँ कैलकुलेटर से कर लें, कैलकुलेटर नहीं यूज किया करना चाहिए, हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a क्यूब, फिर उसके बाद प्लस, और ये हो जाएगा 6 प्लस 6 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a b है, a b स्क्वायर होगा, सही है, a b स्क्वायर 12 तो लिखा ही है, 12 a b स्क्वायर, ठीक है, नहीं 12 a b स्क्वायर नहीं होगा। देखें a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। अच्छा, अब इसमें नेगेटिव साइन जो है इसमें आ जाएगा और इसमें आ जाएगा, तो ये कट जाएंगे, तो 6ab स्क्वायर, सही है, 12 नहीं होगा 6 होगा, नहीं तो वो भी हम नहीं लिखेंगे, 2 तो हम पहले ही लिख चुके हैं, 3 होगा बिल्कुल।
तो ये हो जाएगा 3ab² और a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब। इसमें क्या होगा, इसमें ये इसमें हाँ ये जो माइनस हुए ये रह जाएंगे, तो ये ट्वाइस ऑफ 3a² b प्लस b³ ये रह जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने उधर लिख दिया था, चलें ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा a³ यानी कि 3 का क्यूब प्लस 3a यानी इंटू b², तो 2 का स्क्वायर 4, ये 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये तो कैंसिल हो गया, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 8 72 प्लस 27 99 99 हमने 99 ही निकाला था उसके बाद उससे। हाँ y इक्वल्स और ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 और इसका क्यूब माइनस 3 माइनस 2√2 इसका क्यूब डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आ जाएगा। ये एसी जो है वो मुसलसल खुला हुआ है, मेरे सर में दर्द हो गया इसकी वजह से। ये वाला ये हाँ ये चल रहा है, ये तो इसकी डक्ट में से, लेकिन ये ठंडक हो रही है कमरे में। नहीं नहीं ऊपर तो ठंडा नहीं हो रहा बिल्कुल भी, चल रहा है ना। ये देखिए इसको खोल दे, शायद इससे धूप आए। कहाँ पे? नहीं नहीं वो तो 2√2 होता है ना, ये तो n होता है, कैपिटल N की वैल्यू थी। अच्छा ये फैन चल रहा था, सही है, इसको बंद कर दे फैन को। नहीं नहीं नीचे 2 नहीं आएगा, नीचे √n होता है ना, तो n तो 2 है ना यहाँ पे, लेकिन जो इक्वेशन दी हुई है ना ये 2 है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, थैंक यू, 2 मल्टीप्लाई बाई फिर होता है 3a² b यानी कि 3 स्क्वायर इंटू b यानी कि 2√2 फिर होता है प्लस b³ यानी कि 2√2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8 मल्टीप्लाई बाई और √2 का क्यूब होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये तो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 27 इंटू 2 54 स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर वो भी कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लो। ये 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 54 70 आ गया, 70 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपके पास जो है वो सॉल्यूशंस आ गए। ठीक, तो जो दो अगले सॉल्यूशंस आए वो कौन से हैं? 17 प्लस 12√2 ये सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, और दूसरा जो है 99 प्लस 70 स्क्वायर रूट ऑफ 2। मजीद निकाल सकते हैं, n की वैल्यू 3 है। हाँ मतलब n इज इक्वल टू 4 पे n की वैल्यू 4 रखेंगे तो फिर आपके अगला आ जाएगा, और ज्यादा रखेंगे तो फिर और आ जाएगा। ठीक, अब ये जो पहली इक्वेशन जो है वो हमने बनाई थी, तो प्रोसीजर क्या था, हमने क्या किया था कि r में एक सब्ट्रैक्ट किया था और कहा था कि स्क्वायर आएगा, और r में से r को 2 से डिवाइड किया था और फिर 1 माइनस किया था और कहा था कि ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके जरिए इक्वेशन आ गई थी x² माइनस 2y² इक्वल्स 1। अब हम इसके बजाय कहते हैं कि r में एक प्लस करें तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए।
ठीक है, और r में को 2 से डिवाइड करने के बाद +1 करें तो भी परफेक्ट स्क्वायर आता है। अब ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? ऐसा पहला नंबर जो होता है वो होता है 48। आप देखें 48 जो है, 48 में 1 प्लस करते हैं तो ये होता है 49 जो कि 7 का स्क्वायर। फिर 48 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 24 होता है, इसमें 1 ऐड करते हैं तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें जो है जैसे कि ये है तो ये जाएगा r प्लस 2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है ना, और ये जो है r प्लस 1 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। r प्लस 1 की जगह x स्क्वायर लिख दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 2y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स -1। तो वहां पे +1 आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये फर्क है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है, यानी इस तरीके से जो इक्वेशन आएगी ये भी वैसी ही है जैसे वो बना है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एक ऐड करके किया है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटेड पेल्स इक्वेशन। जी, रिलेटेड पेल्स इक्वेशन। ठीक है, सोल्यूशन इसका वैसे ही होता है। अब उसमें बस ये होता है कि बाकी सब कुछ उसमें वैसे ही है, यानी कि इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। रिलेटेड पेल इक्वेशन जो है इन जनरल क्या है, रिलेटेड पेल्स इक्वेशन इन जनरल जो है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस n वाई स्क्वेयर इक्वल्स -1। ये एक जनरल है। इसके ट्रिवियल केसेस क्या हो जाएंगे, अगर अगर हम इसकी बात करें रिलेटेड पेल्स इक्वेशन की, कब कब ट्रिवियल होंगे, अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा, -1 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू 0 इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसमें तो n की वैल्यू 0 हम रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम n की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, यानी कि उस तरीके से जैसे पहले n की वैल्यू 0 हमने रख दी थी और फिर हम मुख्तलिफ निकाल रहे थे, तो इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 0, solution is not possible। solution जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब when n is equal to -1, n की वैल्यू -1 हो जाए तो देखें क्या होगा, फिर n की वैल्यू -1, तो ये इक्वेशन बन ये जाएगी पॉसिबल नहीं होगा, x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स -1, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। -1 तो नहीं हो सकता। सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये माइनस कोई भी नंबर रखेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, और n की वैल्यू -2 रखेंगे तो तब भी नहीं होगा सर। तब भी नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसके अंदर उस तरह से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि ये नेगेटिव वैल्यूज में होता ही नहीं। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन ऑफ 0 पे भी नहीं होगा। हाँ, लेस देन और इक्वल टू 0 पे नहीं होगा, 0 पे लिख दिया ना। तो सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस
ny square equals -1 does not exist when n is less than or equal to 0। यानी क्या है ना, अगर लेस देन और इक्वल टू 0 तो इसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल की तो बात बाद में करेंगे, सोल्यूशन ही नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि इफ n इज इक्वल टू 1 की, यानी कि n अगर 1 हो जाए तो x स्क्वायर, तो फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स -1। अब क्या होगा, अगर जो है वो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाए, तो हम अगर यहाँ पर y की वैल्यू 0 ले लें तो पॉसिबल नहीं है, तो y की वैल्यू 0 नहीं आएगी। इसमें क्या आएगी, वाई स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। यानी कि इसका मतलब है कि इन दोनों की अपोजिट साइन होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक ये सिस्टम आ गया। और दूसरा, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू +1 देन x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। एक ये सिस्टम आ गया, ठीक है। अब देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास x की क्या वैल्यू आएगी, अगर इनको ऐड कर दें तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास जो है वो 0 और y की वैल्यू +-1 है। तो इसका सोल्यूशन जो है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू +-1 होगा। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू जो है +-1 हो। समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन होगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू +-, यानी कि y या तो +1 ले लें या y -1 ले लें, लेकिन x 0 होगा जब n की वैल्यू 1 हो। इसी तरह से n जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा तो भी आप उसी के फैक्टर कर सकेंगे। वो फैक्टर करने के बाद जैसे कि ये -1, उसमें क्या था, दोनों 1 होते थे या दोनों -1 होते थे, अगर ये, ठीक है ना। अब इसमें जो है अपोजिट होंगे, अपोजिट इन साइन होंगे। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि इफ, ये आप लोग की समझ में आ रहा है सबके, इफ n is a perfect square, ये दरअसल जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, जैसे उसमें पूरा हमने किया था उस तरह से मैं नहीं बता रहा। दैट इज n इज इक्वल टू m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x, क्योंकि हमने कर तो लिया ना वो चीज, तो फिर दोबारा जो है वही वैसे ही है तकरीबन। तो इस वजह से थोड़ा सा बस आपको बता दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस m स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी ये हो जाएगा x माइनस एम वाई टाइम्स x प्लस एम वाई इक्वल्स -1। x माइनस एम वाई if x minus my is equal to -1 then x plus my is equal to +1, or if x minus my is equal to 1 then x plus my is equal to -1। ये सिस्टम ए है
ये सिस्टम बी है। परफेक्ट स्क्वायर के केस में जो है आप इसे करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आखिरी चीज बचती है और वो है कि जब n जो है वो क्या हो, स्क्वायर फ्री हो और ग्रेटर देन 0, ठीक है। व्हेन n is square free and n is greater than 0, ग्रेटर देन 0 हो और स्क्वायर फ्री हो, ठीक है। तो फिर उसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस जो है वो मिलते हैं। अब इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस जो है वो इसके लिए, ये मेरे ख्याल से ये जो फैन जो खुला हुआ था ना इतनी देर से, अब तो बंद हो गया, उसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो चुका है। फैन की हवा जो होती है ना मुझे बहुत ही बुरी लगती है। हाँ, वो कहीं से हवा आ रही, कहीं से। ये उधर से बटन से 2 बटन जो लगे हैं इससे मतलब अभी वो वाला भी चल रहा है, नहीं ये वाली जगह चल रहा है। तो अब हम लास्ट केस करेंगे कि व्हेन n इज स्क्वायर फ्री एंड ग्रेटर देन 0। तो ये इम्पोर्टेंट केस होता है। तो इसमें वो सारे जो उसके जो हमने पहले पढ़े थे कि अगर r जो है वो उसका r जो है वो a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ n होता है, स्क्वायर रूट ऑफ n जो है इफ a एंड b, कैसे लिख देता हूँ, if a and b are the solution of x square minus ny square equals -1, then r जो है वो yields the solution of x square minus ny square equals -1। तो बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं कि r का s हो अगर, तो r मल्टीप्लाई भी s जो है वो भी एक सोल्यूशन होगा, r का स्क्वायर भी सोल्यूशन होगा, मतलब सोल्यूशन दे रहा होगा, ठीक है, q भी सोल्यूशन दे रहा होगा। तो इस तरह से अब एक थ्योरम हम करते हैं, ऊपर ले जाऊं से। मतलब एक फाइल भी वाली शेयर कर दिया है ना एलिमेंट पे या व्हाट्सएप वो देखते हैं तो ये फाइल के लिए आपको फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, विंडोज जर्नल का, ये सिर्फ उसी एप्लीकेशन में खुलेगी। चले मैं कर दूंगा। ये पीडीएफ में नहीं कन्वर्ट होती, मैंने बहुत कोशिश की थी, इसमें एक्सपोर्ट नहीं होती पीडीएफ। एक्स जर्नल वाला, हाँ वो तो उसमें होता है ना, जो ये नहीं होता, ये नहीं होता विंडोज जर्नल, बेहतर कौन सा है वो वाला। हाँ, वो विंडोज पे लेकिन नहीं आता, वो उसके ऊपर आता है, क्या नाम है उसका, लिनक्स पे 13.8, या फिर वो हो जाता है वन नोट जो होता है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। अच्छा, थ्योरम 13.8 देखिए कि सपोज अल्फा प्लस बीटा रूट n yields the least solution of x square minus n y square equals -1, where n is greater than 0 and is square free, then the equation
then the equation has infinite many solutions given by x is equal to alpha plus बीटा स्क्वायर रूट ऑफ n और उसकी पावर 2n माइनस 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ n और इसकी पावर 2n माइनस 1 divided by 2 and y equals alpha plus beta square root of n और इसकी पावर 2n माइनस 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ n और इसकी पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक, अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या लिखा कि क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस एन वाई स्क्वायर इक्वल्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस एन बीटा स्क्वायर और ये इक्वल्स माइनस 1। ठीक है, अब देखिए वहां 1 था तो हमने पावर n ले ली थी, तो पावर n लेने से 1 जो है वो 1 ही रहा था, लेकिन अब अगर पावर ले लेंगे n तो इसमें ये होगा कि -1 की पावर n लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि वो इवन है तो +1 हो जाएगा, ऑड है तो -1 ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ऑड ही ले लिया जाए पावर तो फिर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास है अल्फा स्क्वायर माइनस एन बीटा स्क्वायर इक्वल्स -1 है, इस पे दोनों तरफ ऑड पावर ले लें, ऑड जब पावर लेंगे तो बीटा स्क्वायर इसकी पावर तो 2n माइनस 1 एक ऑड नंबर होता है फॉर एनी n, ठीक है, इज इक्वल टू -1 की पावर 2n माइनस 1, तो अब ये हो जाएगा ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस एन बीटा स्क्वायर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये भी -1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एन वाई स्क्वायर इक्वल्स अल्फा स्क्वायर माइनस एन बीटा स्क्वायर और इसकी पावर 2n माइनस 1। ठीक है, अब हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई या प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ n और ये हो जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ n इक्वल्स और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा रूट n और अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ n और 2n माइनस 1 पावर है तो दोनों के ऊपर आ जाएगी 2n माइनस 1 2n माइनस, इनको कंपेयर कर लें। x plus y square root of n is equal to alpha plus beta square root of n whole power 2n minus 1 इसको 1 कह दीजिए और नेगेटिव वाला x minus y square root of n is equal to alpha minus beta square root of n
और इसकी पावर 2n-1, इसको 2 कह दीजिए। 1 और 2 को ऐड करेंगे अब उसी तरह से, एडिंग 1 and 2, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ n होल पावर 2n-1 प्लस अल्फा माइनस बीटा रूट n होल पावर 2n-1, तो x हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ n 2n-1 प्लस अल्फा माइनस बीटा रूट n और 2n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये वही रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई। सिमिलरली बाकी मैं सिमिलरली लिख देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली subtracting 2 from 1 we get y equals, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ n होल पावर 2n-1 माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ n होल पावर 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ n। तो इस तरह से ये जो है ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम हमारे पास जो है डिफरेंट इक्वेशंस हो, जैसे कि अगर ये इक्वेशन है फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर इक्वल्स -1, इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि n ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम ये कह रहे हैं कि r जो है वो है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 यील्ड्स द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अल्फा जो है वो क्या है 1 है और बीटा जो है वो भी क्या है 1 है। ज़ाहिर है कि नजर ही आ रहा है कि 1 और 1 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और फिर वो आप इसमें भी ऐसे ही होता है कि हमेशा सॉल्यूशंस अब जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है क्वाड्रुपल की फॉर्म में होंगे क्योंकि इनके स्क्वायर्स होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको जो है 1,1 है तो असल में ये -1,1 1,-1 और -1,-1 ये सब इसके सॉल्यूशन है। तो हमेशा पेल्स इक्वेशन हो या रिलेटेड पेल्स इक्वेशन हो, दोनों में जो सॉल्यूशंस होंगे वो हमेशा क्वाड्रुपल फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब इससे अगर ये कहा जाए कि इसका जनरल सॉल्यूशन लिखें तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 1 प्लस, अब ये क्योंकि अल्फा है और ये बीटा, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 2n-1 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 2n-1 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखिए n की वैल्यू जो है वो हम ले रहे हैं, अगर n की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो फिर यही आएगा, ठीक है। जैसे पहले भी हमने किया था 1 लेने को गया था, n के लिए 2 से हम स्टार्ट करते हैं, तो n के लिए 1 लेंगे तो यही आ जाएगा ना। तो 2 लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 4 माइनस 1 3, तो पहली वैल्यू जो है वो 3 पे आएगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑड हमेशा इसमें ऑड आएंगी 3 4, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसकी पावर 3 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा क्यूब वाला अभी मैंने बताया था ऊपर, तो ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ a क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, फिर उसके बाद जो होता है प्लस, फिर होता है 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो गया 7 आ जाएगा। और नहीं ये क्या निकाला था
अच्छा अच्छा, हाँ सही सही सही, बिल्कुल। अच्छा ये 2 वाले ही तो वो इक्वेशन थी, बिल्कुल। तो 1 प्लस और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका क्यूब माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। इसमें होगा ट्वाइस ऑफ बी क्यूब, नहीं पहले तो नहीं 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू बी रूट 2 प्लस बी का क्यूब, तो रूट 2 का क्यूब तो ये जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। 2 रूट 2, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, रूट 2 से रूट 2 ये नीचे वाला कैंसिल, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो वही जो हमने केस किया था तो वो वाला, तो एक सोल्यूशन इसका होगा 7 प्लस 5 रूट 2, ये इस तरह से जो है सोल्यूशन होगा। और जो है इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि अगला जो है वो देखेंगे, तो n की वैल्यू 3, जब n की वैल्यू 3 लेंगे तो x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 टू द पावर 5 प्लस 1 माइनस रूट 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2। हाँ इसको पूरा खोलेंगे, बाइनोमियल से आपको खोलना पड़ेगा जी, बाइनोमियल से खोलना पड़ेगा। ये जी कहाँ लंबा होता है ये, इसमें आपको पता है कि सिर्फ आपको ऑड टर्म्स लेनी है, जो इवन टर्म्स होंगी वो तो कैंसिल ही हो जाएंगी। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही, इवन टर्म्स लेनी है, पहली लें फिर दूसरी छोड़ दें तीसरी लें और सबको टॉइस लिख दें, बस आधी ही टर्म्स लेनी है आपको, सारा तो नहीं करना। और इसी तरह से y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसकी पावर 5 माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 2 रूट 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 29, तो ये 41 प्लस 29 रूट 2, ये भी इसका सोल्यूशन, ठीक है, ये भी सोल्यूशन देगा। ठीक है, समझ में आया ये? तो यहीं तक रखते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको वो अलजेब्राइक नंबर थ्योरी के कुछ पोर्शन जो है वो कराऊंगा।